नेक्स्ट टॉपिक है 7.2 इसी चैप्टर में से डीएनए और आरएनए। डीएनए और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो डीएनए है उसमें डबल कितने स्ट्रैंड होते हैं। अगर डबल स्ट्रैंड है तो उन्हें हम डीएनए कहेंगे, क्या नाम देंगे। और अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो उसे हम नाम देंगे आरएनए, क्या नाम देंगे। अब डबल में पहले तो इसके लफ्जों को समझ लो अच्छी तरह से। ये जो डी लिखा हुआ है ना, इससे कहते हैं डीऑक्सी। इससे क्या लिखा जाएगा, डीऑक्सी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरी तरफ ये जो है इसे नाम देंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, अकेला राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ आ गई। अब हमें यह भी पता है डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होंगे, डबल स्ट्रैंड होंगे। और आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होंगे। और एक बात और याद रखिए, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये उन्होंने बता भी दिया कि ये एक हेलिकल मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या होता है, क्या मतलब होता है हेलिकल का, पेचदार। पेचदार समझते हो, जिन्होंने आपस में बाल खाए होते हैं। मैं आपको इसकी डायग्राम बना के देता हूँ, इस तरह, इस तरह ये आपस में क्या होते हैं, हेलिकल हुए होते हैं। क्या होते हैं, इसीलिए इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं डबल हेलिक्स। क्या लफ्ज यूज करते हैं, डबल हेलिक्स। ये मतलब वैसे तो आपने 9th में पीछे पढ़ा होगा, हमने आपको याद होगा ना, न्यूक्लिक एसिड वाला बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ के आए थे। लेकिन फिर भी अभी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने लफ्ज यूज किया न्यूक्लिक एसिड। क्या यूज किया जी। अब ये जितनी भी चीजें हैं, हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किन से मिलकर बना होता है, ये बात भी आपको समझ आ गई। अब आगे से देखते हैं कि जी डीएनए और आरएनए जो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए मेड अप ऑफ बने होते हैं, किन से मिलकर बने हुए, न्यूक्लियोटाइड से। किन से मिलकर बने जी, किससे मिलकर बने होते हैं। अब हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। एक है फास्फेट ग्रुप, क्या है, फास्फेट ग्रुप है इसका, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर शामिल होती है, मैं बताता हूँ आगे चल के। और फिर शुगर के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, शुगर के मॉलिक्यूल। तो टोटल कितनी चीजें इसमें पाई जाती है, 3, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फेट ग्रुप। अब डीएनए और आरएनए के अंदर फर्क करने के लिए वो शुगर का मॉलिक्यूल होता है जो इनमें फर्क करता है। शुगर का मॉलिक्यूल इनमें, शुगर का मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे यूज होता है राइबो वाला। कौन सा, राइबो वाला वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में ना, यहाँ पर OH OH और इधर भी OH OH लगा होता है। अगर तो दोनों तरफ OH OH हैं, इधर देखें प्रकाश, अगर दोनों तरफ OH OH हैं तो इसे नाम देते हैं राइबो का। किस चीज का, लेकिन अगर एक OH में O खत्म हो जाए तो क्या हुआ, डीऑक्सी हुई। क्या चीज हुई, डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया, एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। अब इस डीएनए को नाम देंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे देंगे, और फास्फेट ग्रुप भी एक हिस्सा है। और फिर नाइट्रोजनस बेस, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन लगी होती। क्या लगी होती है, नाइट्रोजन लगी होती। क्या लगी होती है। अब नाइट्रोजन की ना डीएनए के अंदर चार चार टाइप्स, कितनी टाइप्स हैं, उन्हें याद करने का आसान तरीका आपको बता दूं, ATGC। ए से मुराद एडिनिन, टी से मुराद थायामीन, जी से मुराद गवानीन और सी से मुराद साइटोसिन। जी से मुराद साइटोसिन, जी से क्या मुराद है जी। तो ए से आप लिख लें एडिनिन, पी से क्या लिखेंगे आप, थायामीन, और उसके बाद सी से
साइटोसिन, फिर गवानीन। क्या लिख लोगे? तो ये चार जो है ये डीएनए के अंदर पाई जाती। किसके अंदर पाई जाती? डीएनए के अंदर पाई जाती। ठीक है। और डीएनए की दोनों लड़ियां जो होती हैं बेस पेयरिंग के जरिए आपस में जुड़ी होती। अब ये जो लड़ियां हमने यहाँ पे बनाई थी, अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे आप देख लो, अच्छा वैसे तो ये बलदार है ना, हमें पता है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए अगर हम इसे सीधा बना लें तो कोई गलत तो नहीं होगा, है ना। लड़ियां तो दो ही हैं, लड़ियां कितनी है? तो ये दोनों लड़ियों में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये आपस में इस तरह जुड़ी होती है, आपस में इस तरह जी जुड़ी होती है। यानी ए जो है वो टी के साथ जुड़ी होती है, जी जो है सी के साथ जुड़ी होती है, ए टी जी और सी। दूसरी बात याद रखनी है आप लोगों ने, एडिनिन और थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन गवानीन और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? अब अगर आपसे मैं पूछूं ए और टी के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? 2। जी और सी के दरमियान 3। शाबाश, ये भी आपने बात याद रखनी है। और कहता है आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो डबल नहीं है बल्कि सिंगल है। आरएनए का क्या होगा जी? अब क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिंगल लड़ी है, एक सिंगल स्ट्रैंड। इसे इसके लिए लफ्ज यूज क्या कर रहे हैं हम? सिंगल स्ट्रैंड। क्या लफ्ज यूज होगा जी? सिंगल स्ट्रैंड लड़ी है। ठीक है। और इसमें बाकी सारी तो चीजें ठीक है, शुगर भी है लेकिन वो मतलब पूरी राइबो है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी था, इसमें राइबो है, ये चीज याद रखना है। नाइट्रोजनस बेस चारों हैं लेकिन इसमें जो थायामीन है वो चेंज हो जाती है। थायामीन वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये बच्चों शिफ्ट हो जाता है यूरासिल के अंदर। किसके अंदर? बात समझ आ गई? बाकी सारा सेम है, बाकी सारा, यानी इसके अंदर एडिनिन का जो बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बन जाएगा? यूरासिल के साथ। किसके साथ बन जाएगा? यहाँ तक भी बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? पक्की बात है। चलो अब मैं इसे रेज कर रहा हूं जी। क्वेश्चन किसी? ओके। इसी हिस्से का अगला जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का काम क्या लिखा हुआ जी? बोलो। ठीक है। अगला इसका हिस्सा है जी फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के काम के बारे में हमने डिस्कस करना है। इसी टॉपिक से अगला रेलेवेंट टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जीन क्या होता है। जीन कोई बच्चा बताएगा आप में से क्या है? जीन एक स्पेसिफिक एक हिस्सा होता है। जीन क्या होता है जी? स्पेसिफिक हिस्सा होता है। जीन क्या है असल में? जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ यानी डीएनए का हिस्सा है। डीएनए का क्या है? दैट कैरिंग स्पेसिफिक प्रोटीन इंस्ट्रक्शन। दैट अच्छा, बात ये है जीन के बारे में याद रखना है आपकी बुक पे कि ये वो खास हिस्सा होता है। पार्ट का क्या मतलब है? हिस्सा है जिसके पास खास तरह की प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। खास तरह की प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। अभी आपको ने देखा यहाँ पे, इसे समझ लो अच्छी तरह से कि डीएनए डबल स्टैंड है ना, ऐसे ही है ना, और ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके साथ लगे होते हैं। ठीक है। अब फर्ज कर लो मुझे एक खास हिस्से की प्रोटीन बनानी है, तो मैंने क्या किया, इस डीएनए को ये 10th क्लास गौर से सुनना है, इस डीएनए के खास हिस्से को कट कर लिया। एक खास हिस्से को, अब फर्ज कर लो मैंने यहाँ से यहाँ तक कट किया, तो ये जो हिस्सा मेरे पास आया ना, इससे इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस शामिल थे? इसमें यूरासिल, इसमें ए, इसमें जी सी, जी सी, जी सी और
ए, ये एक खास सीक्वेंस मेरे पास बाहर निकल के है जो मैंने कट किया, डीएनए से आरएनए में बदला, डीएनए से आरएनए में। अब ये जो खास हिस्सा मेरे पास आया इसे नाम देते हैं जीन का। किस चीज का? क्लियर है यहाँ तक? ठीक होगा जी। अब आप लोगों की बुक पे ना पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जरा गौर से देखें जरा आपकी बुक पे कि डीएनए का टुकड़ा यानी जीन के एक सांचे के तौर पर काम करता है। ये जो एक टुकड़ा है ये बतौर किस तरह काम करेगा? जीन के तौर पे, जीन के स्ट्रक्चर के तौर पे किस तरह काम करेगा? और इस स्ट्रक्चर पर राइबोन्यूक्लिक एसिड की एक किस्म मैसेंजर आरएनए तैयार की जाएगी। अब ये जो आरएनए का हिस्सा हमारे पास बन के सामने आया है इसे नाम क्या दिया जाएगा? मैसेंजर आरएनए। क्या नाम दोगे आप इसे? मैसेंजर आरएनए। ये सारा कुछ ना, ये सारा कुछ गौर से सुन लो, ये सारा कुछ सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक टुकड़ा काटा जाएगा जिसे हम नाम क्या देते हैं? जीन का। और उसी जीन को नाम दिया जा रहा है मैसेंजर आरएनए। क्या नाम दिया जा रहा है जी? अब एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने कि जब डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो इस अमल को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज का? ट्रांसक्रिप्शन। दोबारा बोलो, किस चीज का? अब इस आरएनए से जब प्रोटीन बनाई जाती है, आरएनए से जब, तो इसे नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। बात की समझ आ गई? यानी डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो उसे क्या नाम दोगे? ट्रांसलेशन का। क्या नाम दे दोगे जी? अब मैसेंजर आरएनए को, अब आगे गौर से आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि ये जो मैसेंजर आरएनए अभी हमारे पास तैयार हुआ, इसी तरह डीएनए अपनी हिदायत को मैसेंजर आरएनए को मुंतकिल करता है। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा कि डीएनए ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करवा दी? आरएनए के अंदर। किसके अंदर? और आपके बुक में लिखा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस मरहले को क्या नाम देते हैं जी? ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज का नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का। तो इसी तरह डीएनए की हिदायत को प्रोटीन में तब्दील करने में मैसेंजर आरएनए एक सपोर्टिंग किरदार अदा करता है। मैसेंजर आरएनए एक सपोर्टिंग किरदार अदा करता है कि किस तरह डीएनए से आरएनए में से मुंतकिल। नंबर 2, मैसेंजर आरएनए अब यहां से निकलेगा, मैसेंजर आरएनए यहां से निकलेगा और किधर आ जाएगा? ये जो सारा एरिया, इसे क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का। क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का। अब मैसेंजर आरएनए विल मूव फ्रॉम न्यूक्लियस एंड कम इनटू द साइटोप्लाज्म। और कहां पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा जी? साइटोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म में आएगा यहाँ मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम लग जाएंगे। अब इस चीज को ना, इस वाले हिस्से को मैं यहाँ पे आपको और प्रॉपर्ली साइटोप्लाज्म के बाहर वाली कहानी दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी एक छोटा सा सेल है, सेल पे हम न्यूक्लियस बना लिया। क्या बना लिया? अब न्यूक्लियस से यहाँ से निकलकर बाहर आ रहा है मैसेंजर आरएनए। कौन आ रहा है? अब मैसेंजर आरएनए फर्ज कर लें ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो उसकी एक खास तरतीब होती है, ऐसी है ना, उसके ऊपर कुछ चीजें लगी हुई है ना। तो इसके ऊपर आते ही सबसे पहले एक बड़ा यूनिट लग जाएगा राइबोसोम का और साथ छोटा यूनिट लग जाएगा राइबोसोम का। किसका लग जाएगा जी? कहानी की समझ आ रही कि जैसे ही ये साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा तो एक इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी ये ऐसे लग रहा होगा जैसे मशीनरी काम कर रही। दोनों चीजों के दरमियान कौन काम कर रही? मशीनरी का काम हो रहा होगा। ठीक है। और आगे लिखा राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे मौजूद हिदायत के मुताबिक अमीनो एसिड्स को तैयार करेगा। क्या करेगा? तैयार करेगा। अब आगे देखें जरा आप, इनके ऊपर एक खास तरतीब लगी हुई, इनके ऊपर एक खास तरतीब। क्या तरतीब हो सकती है जी? ए, जी, सी, सी या जी हो सकता है, जी हो सकता है, सी, कुछ भी एक खास तरतीब लगी हुई। ठीक है। तो यहाँ से एक और अमीनो मैसेंजर आरएनए की एक टाइप है राइबोसोमल आरएनए, वो यहाँ से अमीनो एसिड्स को लाता जाएगा, इसके ऊपर अटैच करवाता जाएगा। ठीक है। और ये सारे जब अटैच होते जाएंगे ना तो ये इस तरह नीचे प्रोटीन की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। किसकी शक्ल? अभी तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन में, सीधी जंजीर में, तो ये जो प्रोटीन बनती जाएगी पीछे से, इसे नाम देंगे ट्रांसलेशन का। इस चीज का क्योंकि आप लोगों की बुक में इतना ज्यादा इसके बारे में डिटेल लिखा नहीं है तो हमने इसे इतना ही याद करना। और ये जो सारी वर्किंग है
इस सारी वर्किंग का दूसरा नाम है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल, क्या नाम है जिसका? सेंट्रल डॉगमा। अब यहाँ पर एक और चीज को आपने अच्छी तरह से कंसेप्चुअल में जेन में बिठा लो। एक चीज है जीन और दूसरा है अलील। दो लफ्ज हैं। पहला लफ्ज क्या है? जीन एंड अलील। ठीक हो गया। जीन के बारे में हमने पढ़ा एक खास हिस्सा था। जीन क्या था? खास हिस्सा, स्पेसिफिक पार्ट। लेकिन अलील क्या है? उसी का मुतबादल हिस्सा, उसी का मुतबादल हिस्सा। बस ये टॉपिक करके फिर हम खत्म कर देंगे इस चीज को। ठीक है। अगर जीन की हमने बात की, जीन की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। अब अलील क्या है? अलील को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये अल्टरनेटिव हिस्सा है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादल हिस्सा। क्या होता है? अब गौर से सुन लो, गौर से सुन लो अच्छी तरह से। जीन, ये जो अलील होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? होमोजाइगस होते हैं और हेट्रोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस और, ये गौर से सुन लो, होमोजाइगस ये कि अगर अलील दोनों ए हों, दोनों, फर्ज कर लो अलील ये दो जीन होते हैं। असल में कितने जीन्स होते हैं जी? दो। अगर तो दोनों ए हैं या स्मॉल ए या फिर बी हैं तो इन्हें नाम देंगे होमोजाइगस का। किस चीज का? होमोजाइगस, यानी जो बिल्कुल सेम है। होमोजाइगस का क्या मतलब है? लेकिन अगर यहाँ पर हम कर दें जी ए और बी कर दें तो क्या ये होमो होंगे? ये हेट्रोजाइगस होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? और फिर आपने याद रखना अलील की ना दो टर्म्स और यूज होंगी इस पूरे चैप्टर में, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील। ठीक है। अब डोमिनेंट में ना जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल में लिखा जाएगा वो होगा डोमिनेंट। वो क्या होगा? डोमिनेंट। और रिसेसिव जो होता है उसे स्मॉल लिखा जाता है, उसे स्मॉल वर्डिंग के अंदर लिखा जाता है। फर्ज करो मैं आपको बात बताता हूँ कि एक मेल है या फादर फर्ज कर लें, तो फादर का जो कलर है ना वो व्हाइट है। क्या है? उस व्हाइट को हम ए से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं? ए से। दूसरी तरफ जो मदर है उसका कलर हम ब्लैक तो करेंगे नहीं, उसका कलर हम फर्ज कर लो ब्राउन है। क्या है? ब्राउन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर अगले आने वाले बेबी के अंदर जो कलर है वो ब्लैक, सॉरी व्हाइट आ जाए, क्या आ जाए? उसका कलर व्हाइट हो जाए ब्राउन की निस्बत, तो हम लिखेंगे ए जो है, ए वाला अलील जो है वो डोमिनेंट अलील है। क्या है? डोमिनेंट है। और जो ब्राउन वाला होगा वो साथ वैसे ही लिखा जाएगा। बात समझ आ रही? बाकी आगे हम मजीद इसे जब डिस्कस करेंगे ना जीनोटाइप और फिनोटाइप को, फिर आपको इसकी सारी समझ आती जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो। कल अगला जो टॉपिक है जीन और अलील और जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन्हें हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके।